सो वाटर इज गोइंग टू बी दी बोन ऑफ कंटेंशन, ये शब्द प्रयोग होता है कि आने वाले समय में युद्ध होंगे तो वो पानी के लिए युद्ध होंगे। अभी पिछले सप्ताह यदि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों का ध्यान रखते होंगे तो अभी पिछले सप्ताह चीन में जल प्रलय हुआ। चीन की खबरें बाहर आती नहीं, चीन में लोकतंत्र नहीं है और मीडिया नहीं है, मुक्त मीडिया नहीं है, और लगभग जल प्रलय की स्थिति चीन के तीनों प्रांतों में, तीनों बड़े प्रांतों में हुई ये स्थिति है। और उसके भी कारण वही है कि चीन पानी को स्ट्रेटेजिक रूप से प्रयोग कर रहा है। गंडकी, कोसी और ब्रह्मपुत्रा और इन सारे नदियों के द्वारा जो भारत में भी प्रतिवर्ष अलग अलग प्रकार के जो बाढ़ आती है, उसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है। नेपाल को तो लगभग कंट्रोल में करने के बाद चीन ने इन सारे नदियों के ऊपर इस प्रकार के बांध बनाए, इनके उगम स्थल पे, इनके ग्लेशियर्स पे और इनके पीछे से जो सप्लाई लाइन है, कि उनकी ये स्थिति है बनाने की, टेक्नोलॉजी डेवलप वो कर रहे हैं कि वो बाढ़ को कंट्रोल कर सके और जब चाहे तब भारत को वो जलमग्न कर सके, खास करके उत्तरी हिस्से को। और ये विषय बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा, मतलब एक समय जो न्यूक्लियर वॉर को लेकर के जो चिंताएं होती थी और बाद में साइबर को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हुई, और जहाँ ये होता है कि जब वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। 60 के दशक में न्यूक्लियर वॉर द्वितीय महायुद्ध के बाद बहुत महत्वपूर्ण थी, 50 और 60 के दशक में, तो सारे विश्व में सारे देशों ने न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए तैयारियां शुरू की। और वो तैयारियां आज इतनी हो गई कि अभी अपन ने 3-4 महीने पहले इजराइल में देखा कि इजराइल के ऊपर जब मिसाइल दागे जा रहे थे सीरिया और जॉर्डन से, तो उन्होंने पूरे के पूरे इजराइल को एक कवच बना दिया, जो मतलब वैज्ञानिक फिल्मों में ही देखा करते थे। वो प्रत्यक्ष देखने को मिला कि कोई मिसाइल इजराइल के ऊपर गिर नहीं पाया। इस प्रकार का आयरन डोम उन्होंने उसको नाम दिया कि ऐसा रक्षा कवच बना लिया। तो ये रक्षा कवच बन जाएगा तो न्यूक्लियर वेपन खत्म, उसके स्ट्रेटेजिक जो महत्ता है, हमारे पास 50 न्यूक्लियर वेपन है, क्या फर्क पड़ता है, वो नीचे गिरेंगे ही नहीं, आयरन डोम से वो पलट जाएंगे। तो ये रणनीतिक तंत्र ऐसे चलता है। उसके बाद में आया जब अंतरिक्ष में स्पुतनिक पहली बार 1958-59 में जब पहला अंतरिक्ष यान जो रशिया ने भेजा स्पुतनिक नाम से, तो उसके बाद में वो अंतरिक्ष की एक स्पेस वॉर की लड़ाई बनी कि एक लड़ाई का नई रणनीति वो बनेगी। और उसके बाद में अभी Y2K के बाद, सन 2000 के बाद, मिलेनियम के परिवर्तन के बाद में साइबर WWW, ये जो अंतर्जाल आया, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में साइबर तंत्र ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि सारे नियंत्रण उसके पास में है। तो एक बहुत बड़ा विषय वो हुआ कि ठीक है, आपके पास बहुत मिसाइल होंगे, आपके पास बहुत एयरक्राफ्ट होंगे, लेकिन एयर ट्रैफिक सिग्नल को यदि हमने हैक कर दिया, और मतलब उस विषय पर जो जानकार है वो बताते हैं कि उसमें सर्वाधिक यदि हैकर्स में कोई प्रवीण होगा तो वो पाकिस्तानी है। सारे विश्व में सबसे माने हुए हैकर्स पाकिस्तान के हैं, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा आप करते रहो, जितना विकास करना है विकास कर लो, मैं यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क का ट्रैफिक रोक दूंगा यदि मैं उसके आपके अंदर घुस सका तो पिछले लगभग 12 साल सारा विश्व, और विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी और उसमें से भी बहुत बड़ा पैसा था ना, सारे विश्व के लगभग सभी देशों में, भारत सहित सभी देशों में सिग्नल कोर्स का काम बहुत वर्षों से चल रहा है। लेकिन 1971 से सिग्नल कोर्स इंटरनेट के बारे में बात करता था, जिस समय इंटरनेट ये पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं था, केवल पेंटागन का था और इंट्रानेट के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन तब से भारत में भी इसको लेकर के काम चल रहा था। तो वो एक अगला क्षेत्र था जिस क्षेत्र में और युद्ध होने की बात थी कि आप साइबर कंट्रोल कर लोगे, साइबर स्पेस ये शब्द प्रयोग होने लगा कि आप वो स्थान यदि आपके नियंत्रण में आ जाएगा तो आप विश्व को नियंत्रित कर सकते हो। और उसमें भारत का एक बहुत बड़ा लाभ जो हुआ, उस समय हमको बड़ा दुख लगता था। मैंने भी बहुत भाषणों में इस शब्द का प्रयोग किया था कि प्रतिभा पलायन हो रहा है। 90 के दशक में हम लोग सोचते थे कि हमारी सारी की सारी सर्वोच्च प्रतिभा विदेशों में जा रही है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, और जिसको आजकल सिलिकॉन वैली कहते हैं, उस कैलिफोर्निया में लाखों नहीं, अभी तो मतलब लगभग करोड़ पे भी पहुंच जाएंगे इतने लोग वहां पर जाकर के। और उन्होंने पूरा का पूरा विश्व का जो ये साइबर स्पेस था, उस साइबर स्पेस में यदि कोई बुद्धि का जिसका बल होगा ऐसा कोई व्यक्ति थे तो वो या तो भारतीय थे या चीनी थे या कोरियन थे या जापानी थे, कुल मिला के एशियन थे।
और वो एक बहुत बड़ा रण क्षेत्र रहा। अब जो रणनीति की बात हो रही है, वो रणनीति की बात हो रही है कि ये सारा तो ठीक है, इस सारे को तो आप कर लोगे। अब उसमें भी फायर वॉल्स क्रिएट हुए, उसमें भी मतलब जो जो मैंने बताया उन सब में सुरक्षा होती गई। इसलिए वो अंतरिक्ष वाला भी, स्पेस वॉर वाला विषय खत्म हो गया, तो कोऑपरेशन हो गया, एक साथ मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर हो गया, और पता चला कि ये तो अब दोनों के पास में वो ताकत है, वो तो नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक उसकी जो एक रणनीतिक जो महत्व होता है वो समाप्त हो जाता है जैसे उसकी सुरक्षा हो जाती है। वो कोई भी शस्त्र तभी तक कारगर है जब तक सामने वाले को उसकी काट पता ना हो। सामने वाले को यदि उसकी काट पता हो तो उस चक्रव्यूह का भेदने का तंत्र अर्जुन को और कृष्ण को पता था, इसलिए अर्जुन और कृष्ण को चक्रव्यूह से, रणभूमि से दूर नहीं ले जाते कुरुक्षेत्र में, तो चक्रव्यूह कोई कारगर नहीं होता। इसलिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना से पहले ही ये बात कही कि अर्जुन और कृष्ण को रणभूमि से दूर कैसे ले जाओगे, क्योंकि शत्रु सेना में वो चक्रव्यूह की काट जानते हैं। यदि चक्रव्यूह की काट जानते तो फिर चक्रव्यूह रचना करने का कोई लाभ ही नहीं। वही स्थिति आज भी चलती है, वही लॉजिक, वही तर्क रणनीति क्षेत्र में आज भी चलता है। इसलिए विश्व में मानवता की रक्षा का तो विषय है ही पेयजल, एक बहुत बड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा एक रणनीतिक विषय आज के समय में यदि कोई है तो वह जल है। और इसलिए जल स्रोतों पर जिसका नियंत्रण होगा वह विश्व में सुरक्षित भी होगा और विश्व में उसका दबदबा भी होगा। तो इसलिए चाहे विश्वगुरु बनने की बात कहो या चाहे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर नंबर 1 की बात कहते हैं वो बात कहो, या वैश्विक सारे बलाबल में अपनी स्थिति अच्छी बनाने की रणनीतिक बात कहो, स्ट्रैटेजिस्ट जिस बात को कहते हैं कि भारत को आज विश्व में अपना स्थान बनाने की आवश्यकता है ताकि यूएन की सुरक्षा परिषद में भी हमारा परमानेंट मेंबरशिप मिले वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो चलती है उन सारी बातों में आने वाले समय में, आने वाले 25-30 वर्षों में जो विषय सबसे महत्वपूर्ण होने वाले वो 2 विषय हैं। एक है जल सुरक्षा और दूसरी है एनर्जी सिक्योरिटी।